नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2014 की। इसमें हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को संपन्न हुआ था उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम सीधे प्रश्नों को ही देखते हैं। अब आपका प्रश्न पहला है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। आपको सन बताना है, किस सन को अपनाया गया। सन है 1899, 1901, 1903, 1905। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो 1905 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। ठीक, तो विभाजन करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में ये फैसला लिया गया कि अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। तो दोस्तों 1905 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी, ये बताना है। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड विलियम। तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वारा ये नीति अपनाई गई, फूट डालो और राज करो। दोस्तों ये बात कब की है, 1909 की। आपने सुना होगा मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था 1909 में, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडलों की बात करी गई थी। तो दोस्तों उस समय जो सचिव थे भारत के, वो थे मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों 1909 में इन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया और इस परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि फूट डालो और राज करो। और मिंटो ने खुद कहा था इस अधिनियम के संदर्भ में, कहा था उन्होंने कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम घातक विष के बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो बी पार्ट होगा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाई गई। गदर पार्टी का मुख्यालय पूछ लिया गया था। तो दोस्तों कॉमन है, सैन फ्रांसिस्को में स्थित है गदर पार्टी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं से नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो दो पार्टियों में बट गई थी, उग्रवादी और उदारवादी, दो दलों में बट गई थी। तो उग्रवाद में तो देखो कॉमनली जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं वो लाल बाल पाल तो हैं ही हैं। तो लाल में तो हो गए आपके लाला लाजपत राय, बाल में हो गए बाल गंगाधर तिलक और पाल में हो गए बिपिन चंद्र पाल। ये तो मतलब उग्रवादी नेता थे। तो आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं थे। और ये जो तीन हैं ये प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त एक और थे अरविंदो घोष, वो भी उग्रवादी नेताओं में जाने जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनमें से जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्हें जाना जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक, और इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष। तो दोस्तों जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को स्थायी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों पूछा गया है, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो जो सर्वप्रथम भूदान आंदोलन का आरंभ हुआ वो आपका हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों आचार्य विनोबा भावे थे जिन्होंने भूमिहीनों के लिए भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था और सर्वप्रथम जो जिसकी शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश से। इसको याद रख लीजिए, वहाँ के जो जमींदार थे जहाँ पर ये रुके हुए थे जिस गांव के, उन्होंने भूमि का सर्वप्रथम दान किया था। तो वहीं से इनके दिमाग में आइडिया आया और वहीं से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे अनुच्छेद बताना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो दिया गया वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। और 14वें अनुच्छेद में दोस्तों विधि के समक्ष समानता की बात करी गई है और 15वें अनुच्छेद में धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है।
16 में अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों इसमें लोक नियोजन के विषयों में अर्थात नौकरी वगैरह देने के में अवसर की समानता की बात करी गई। 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत आता है, मतलब छुआछूत इत्यादि को मिटाना है। 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया था, किसी को कोई भी उपाधि दे दी जाती थी, ये सब बंद कर दिया गया था, ठीक, क्योंकि समानता रखनी थी। सैनिक क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, वहाँ उपाधि दे देते हैं, लेकिन अन्य जगह उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, 10वें नंबर में देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ठीक। अब ये बताना है आपका क्वेश्चन है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया। तो दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो है संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया जो आयोग है उसकी स्थापना की गई। और दोस्तों ये 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया जो थे उन्हीं की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, इसीलिए इसका नाम सरकारिया आयोग पड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं, 12वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है। तो दोस्तों भाग 11वां है और अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों 45 से लेकर 245 से लेकर 255 तक के जो अनुच्छेद हैं वो इस भाग 11वें में आते हैं। याद रख लीजिए, संघ राज्य जो संबंधों का उल्लेख किया गया है वो आपका किया गया है भाग 11 है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 13वें प्रश्न में देखना है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन। देखिए, अगर राष्ट्रपति देता है तो उपराष्ट्रपति सारे कर्तव्यों का निर्वहन करने लगता है राष्ट्रपति, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी दे देता है तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय होते हैं वो वही सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं राष्ट्रपति महोदय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर है देख सकते हैं आप, 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुक्त कानूनी सलाह, सामान्य नागरिक सुरक्षा। तो जो मुक्त कानूनी सलाह है ना, सी पार्ट, दोस्तों इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था नीति निर्देशक तत्व के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, इसमें बताना है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो आपके ऑप्शन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनर्लोकन से और न्यायिक स्वतंत्रता से। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा जनहित याचिका। तो न्यायिक सक्रियता है वो जनहित याचिका से संबंधित है। तो दोस्तों जो जनहित याचिका होती है उसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में दायर किया जा सकता है और ये न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है जनहित याचिका में। और कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है। तो न्यायमूर्ति पीएस भगवती, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कई एग्जाम में पूछा गया, तो पीएस भगवती याद रख लीजिए नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये करंट का है, उस अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, फालतू में याद करना पड़ेगा और कोई मतलब भी नहीं इसका। 18वें प्रश्न को देखते हैं, वित्तीय छाया बैंकिंग क्या है। वित्तीय छाया बैंकिंग के बारे में बताना है कि ये होता क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, पहले तो आप ऑप्शन देखेंगे पूरे, बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, बी है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। यही होता है दोस्तों वित्तीय छाया बैंकिंग। जो गैर वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करने लगे तो इसे ही कहते हैं वित्तीय छाया बैंकिंग, ठीक। अब 19वां नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। तो दोस्तों जो अब इसमें बताना है नीचे, अब पहले तो संस्थाएं चारों पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, सैमसंग कॉर्पोरेशन है और तीसरे में है गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा, चौथे नंबर में है एलजी। तो दोस्तों बहुउद्देशीय संस्थाओं के रूप में है सैमसंग और एलजी, इनको भारत में कार्यरत हैं ये बहुउद्देशीय संस्थाएं। तो दूसरा चौथा आपका सही हो जाएगा, यानी आपका बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बताना है जनसंख्या संबंधित क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा है फिर 1991 के पश्चात घटा। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो लगातार बढ़ ही रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन अगर बात करें 1911 से लेकर 21 के दशक में जनघनत्व में जो वृद्धि हुई थी वो ऋणात्मक थी। फिर उसके पश्चात दोस्तों
लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अभी पूछ लिया जाए जैसे कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व वर्तमान में क्या है, तो अभी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382। ठीक, याद रख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों ये। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है। आपके ऑप्शन है 1971, फिर है 1971 से 1980, बी पार्ट में 1991 से 2000, सी पार्ट में 2001 से 2010, डी पार्ट में 2005 से 2015। तो दोस्तों 2005 से 2015 में ऐसा हुआ, इससे रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहा गया। और दोस्तों पहले तो जान लेते हैं ये रोजगार विहीन वृद्धि होती क्या है, मतलब वृद्धि भी हो रही है और रोजगार विहीन भी है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती। मतलब इकोनॉमी में जो उत्पादन का स्तर है वो बढ़ रहा है, मशीनरी वगैरह आ गई ना, लेकिन जो रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को। तो दोस्तों ऐसे विकास को कहते हैं रोजगार विहीन वृद्धि। तो ये जो आपका टाइम पीरियड रहा था 2005 से 2015 के बीच में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें बताना था मेघालय का लोक नृत्य क्या है। तो दोस्तों मेघालय का जो लोक नृत्य है वो लोहो है, और मेघालय की एक जनजाति है जयंतिया जनजाति। तो दोस्तों जयंतिया जनजाति के द्वारा यह लोक नृत्य किया जाता है लोहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में दोस्तों पूछ लिया गया था कि 2014 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार में से किसे। तो दोस्तों 2014 का तो मतलब पुराना हो गया, लेकिन फिर भी बताया दे रहा है शशि कपूर है। लेकिन लेटेस्ट आप याद रख लीजिए, अभी 2018 में दिया गया, उसके बाद नहीं हुआ। तो अमिताभ बच्चन साहब को 2018 में का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया, फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपका स्थित है लखनऊ में। आपका यहाँ पर हो जाएगा सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। दोस्तों ये आपका डी पार्ट सही है, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र आपका मेरठ में है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो दोस्तों जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की अगर हम बात करें तो दोस्तों जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, और ये नदियों के आसपास की जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा के बारे में दोस्तों 2-3 फैक्ट्स पूछे जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो इसका निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों नदियों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। और ये पूछ लिया जाता है इसमें जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है। तो दोस्तों पोटास एवं चूना की इसमें अधिकता होती है, और कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। ठीक, तो जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए खाद वगैरह यूज करते हैं, लेकिन पोटास एवं चूना की इसमें प्रबलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो दोस्तों ओरोबैंकी खरपतवार जिसे हिंदी में आज्ञा के नाम से जानते हैं, आज्ञा। ठीक, ये जो पाया जाता है ये परजीवी किस्म का पौधा होता है और तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ठीक, तो ये पार्ट आप याद रख लीजिएगा। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में। तो दोस्तों सोयाबीन प्रोटीन का एक प्रचुर बहुत बड़ा स्रोत होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में सोयाबीन मतलब प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। और परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों 38 से 40% तक इसमें होती है, मतलब प्रोटीन सोयाबीन में, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है चल लागत पूंजी, याद रख लीजिए चल लागत पूंजी पूछ रहा है। ठीक, और आपके ऑप्शन है बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल और भूमि राजस्व। तो दोस्तों भूमि राजस्व जो है वो आपका चल लागत पूंजी में सम्मिलित नहीं है, जबकि बीज, उर्वरक और सिंचाई जल ये चल लागत पूंजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हमारे। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए ना।
अब देखते हैं 31। यहाँ बताना है बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है। तो दोस्तों जो बासमती चावल होता है भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और भारत बासमती चावल का पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। ये अपनी खुशबू के लिए और लंबे दाने होते हैं इसके लिए बहुत ही फेमस होता है। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी होती है और इसकी बुआई का जो मानक होता है दोस्तों 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसे बोया जाता है। अर्थात आपका जो सी पार्ट है वो एकदम सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है, आपको बताना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ाना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटाना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। तो दोस्तों यही होता है, देश में अगर निर्यात बढ़ा दिए जाते हैं और आयातों का घट जाते हैं तो मुद्रा का अवमूल्यन होने लगता है। ठीक, सी पार्ट आपका सही है। ये आपका कौन सा 33 ये दोस्तों 2015 करंट अफेयर्स है। तो इसमें आपको बताना क्या था। 31 मार्च 2015 से निम्नलिखित में से किस गैर वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस। तो IDFC है दोस्तों, अभी इसका महत्व नहीं रह गया। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BP सिंह वित्त मंत्री थे उस टाइम पीरियड में 1985-86 के बजट में इसको दोस्तों सम्मिलित किया गया था, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, आपको बताना प्रत्यक्ष कर कौन सा है। ठीक, तो आपका जो डी पार्ट है संपदा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों हम कुछ प्रत्यक्ष करों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे आयकर जो होता है आपका प्रत्यक्ष कर होता है, निगम कर होता है प्रत्यक्ष कर होता है, व्यय कर होता है जो प्रत्यक्ष कर होता है, संपदा कर होता है प्रत्यक्ष कर होता है, पूंजी लाभ कर होता है प्रत्यक्ष कर होता है, लाभांश कर होता है प्रत्यक्ष कर होता है, ब्याज कर भी प्रत्यक्ष कर होता है, उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर होता है। और अप्रत्यक्ष करों की बात करें तो दोस्तों विक्रय कर हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सीमा शुल्क हो गया इत्यादि, ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 36 में किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो व्यापार होता है उनका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दोस्तों सिक्किम राज्य भी है, वहाँ का संचालन भी भारतीय रिजर्व बैंक के हाथों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत करी थी। ठीक, ये आपको बताना 37 में किसने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत करी। आपके ऑप्शन हैं ए पार्ट सर चार्ल्स वुड, बी है लॉर्ड मैकहेल, सी है जेम्स विल्सन और डी है विलियम जॉन। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी पार्ट जेम्स विल्सन। ठीक, अगर भारत में दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें आयकर की तो 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। शुरुआत में इसको दोस्तों चुनिंदा अमीरों और शाही परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर ही लगाया जाता था, लेकिन अब ये मतलब हर आदमी की आय पर लगने लगा है। ठीक, कुछ मानक बने हैं आय करके उसके आधार पर से लगाया जाता है। दोस्तों ये 38 में क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आपका कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक, तो दोस्तों जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय दोस्तों थी 10 लाख, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ा के कर दी गई है 20 लाख। तो अगर ऐसा प्रश्न फिर से आता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या कर दी गई है, तो 20 लाख आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेन नंबर के बारे में दोस्तों पूछा गया। पेन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K, इसमें P दर्शाता है। तो ये जो P है ना चौथा नंबर, इसके बारे में पूछ रहा है क्या दर्शाता है। ये तो आपको याद रहना चाहिए कि जो पेन में 10 होते हैं टोटल, जिसमें से 6 तो होते हैं आपके अल्फाबेटिकल डिजिट और फिर होते हैं जो अंक गणितीय अंक होते हैं बाकी 4। तो दोस्तों जो P है ना यहाँ पर व्यक्तिगत को दर्शाता है। ठीक, और जो चौथा अंक है P पर्सनल दिखाता है, और जो K है उस व्यक्ति के सरनेम को दर्शाता है। जैसे मेरा जो पेन नंबर है, मेरा पूरा नहीं बताऊंगा, शुरू का बताता हूँ, ANEPY है, फिर इसके बाद 4 डिजिट है,
फिर अंक है। तो ए यानी पी वाई है, पी मतलब पर्सनल हो गया, वाई मेरे सरनेम को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 40वें प्रश्न में दोस्तों बात कर ली गई है किस चीज की, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित की है। तो दोस्तों ये मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत में स्थापित करी गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसकी शुरुआत करी थी। दोस्तों 26 जनवरी 2015 में इसमें शर्त रखी गई थी कि अगर 26 जनवरी 2015 से पूर्व खाता खोलता है व्यक्ति तो उसे 30,000 रुपए का जीवन बीमा मिलेगा और 1 लाख की दुर्घटना सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो ए पार्ट है वो पूर्णतः सही है, क्योंकि दुर्घटना बीमा जो है ना वो 1 लाख थी और जीवन बीमा 30,000। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो दोस्तों भारत में जो प्रभावित साक्षरता दर है ना, 7 वर्ष की उम्र के बच्चों की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन रोपण, वन महोत्सव। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है कि लकड़ी कटेगी तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। अब 44वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया था कि ह्यूमस उदाहरण है। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए जैविक कोलाराइड का जो है उदाहरण ह्यूमस। इसके बारे में और भी जानते हैं, जैसे किसी भी मृदा में जो पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना वही ह्यूमस होते हैं। ठीक, पूछा गया था दोस्तों शुष्कता दशा संदर्भित है। तो शुष्कता दशा का जो जन्म होता है वो निम्न आर्द्रता के कारण ही होता है। तो आपका बी पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। 46वें प्रश्न में पूछा गया पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी के बारे में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आपका ए पार्ट जो है ना जीव और वातावरण वो सही है, वातावरण के साथ संबंध। बाकी में देखिए वातावरण वन दिया है, पति पत्नी तो बिल्कुल गलत है, मृदा और जल भी गलत है, मनुष्य और वन भी है। जीव और वातावरण के संबंध जो होते हैं उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं। और जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल का नाम जरूर सुना होगा, उन्हें ही पारिस्थितिकी को परिभाषित किया था, सबसे पहले पारिस्थितिकी के बारे में बताया था। अब पूछा गया है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, वन जितने ज्यादा लगेंगे उतना ज्यादा मतलब मृदा क्षरण को रोक लिया जाएगा। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हरदोई है, उन्नाव है, बाराबंकी है, बिल्कुल लखनऊ से सटे हुए हैं, टच हैं। जो बलिया है ये पूर्वांचल का जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जो कि बिहार से इसकी सीमा टच करती है। तो दोस्तों ये नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 है। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। सीधी सीधी बात है कि उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग यही है एकमात्र रीजन की किसी का उत्पादन हम बढ़ा सकेंगे। लोग उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कृषि का उत्पादन घट रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ लिया गया था। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों 2011 की जनगणना में जो नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज था वो था आपका 31.2%, और जो शहरी जनसंख्या का परसेंटेज था वो था ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय मतलब शहरी हो गई 31.2, और जो ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज था वो था 68.2%। ठीक, अगर बात पूछ ली जाएगी सबसे ज्यादा कौन सा नगरीय राज्य है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा नगरीय राज्य है दिल्ली, सबसे ज्यादा नगरीकरण हुआ वहां पर। और सबसे कम नगरीकरण वाला मतलब सबसे ज्यादा ग्रामीण राज्य कौन सा है जहां पर अर्बनाइजेशन बहुत कम हुआ है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल का प्रचालन किया है, किस शहर में नहीं चलाया। तो दोस्तों ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद। यहाँ पर दोस्तों सी पार्ट में आपका आगरा था और यहाँ पर था वाराणसी, जहाँ मध्य प्रदेश लिख गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इलाहाबाद में नहीं हुआ है मेट्रो का प्रचालन, बाकी सारे शहर कानपुर, आगरा और वाराणसी में चलाने का निर्णय लिया गया है।
अब है 52वें प्रश्न में है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन तो होता है वैसे झारखंड में, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में आपका जो सही जवाब होगा वो उड़ीसा, क्योंकि झारखंड यहाँ पर दिया नहीं गया है। क्रम है झारखंड में सर्वाधिक, फिर उड़ीसा में, फिर उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ लिया गया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताना विश्व का दूसरा बेहतर महाद्वीप के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से जो पहली बात तो 7 महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा है आपका एशिया और दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका। अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों तो आपका जो आता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पांचवे पे आता है अंटार्कटिका और छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके हैं भैया राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में है। अगर हम अरावली श्रेणियों की बात करें तो दोस्तों ये पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में जानी जाती हैं। भारत सहित ये पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम श्रेणी है और ये दोस्तों गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते तक दिल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो दोस्तों गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों 1712 मीटर, 1722 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों महानदी जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर, 851 km है। ठीक, और निकलती कहाँ है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है उसके सिहावा से निकलकर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई ये उड़ीसा का एक कटक है, मतलब कटक जो है उड़ीसा का नगर, उसके समीप ही डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है बेतवा के बारे में पूछ रहा है कि भैया बेतवा नदी मिलती है। तो बेतवा नदी निकलती तो दोस्तों मध्य प्रदेश से, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पास यमुना नदी से मिल जाती है और ये एमपी के रायसेन जिले से निकलती है और विंध्य पर्वत श्रेणियों से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? तो दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का बहुत ज्यादा विस्तार है और ये जो वन होते हैं गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पर्णपाती या पतझड़ी वन कहते हैं। प्रमुख जो वृक्ष होते हैं इन वनों में वो होते हैं साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ। ठीक, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको के बारे में पूछ लिया दोस्तों कि ये किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका जो चांदी है सबसे ज्यादा मैक्सिको में इसका उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो दोस्तों डुलुथ जो नगर है वो सुपीरियर झील में स्थित है। अगर हम बात करें कि ये सुपीरियर झील किस देश में है दोस्तों, तो पहली बात तो इसके नाम पर एक और दर्जा प्राप्त है। सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील विश्व की, और ये कहाँ बहती है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक झील है और जो डुलूथ शहर है इसी झील पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा था पाइपलाइन के बारे में। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर एचपीजे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन वो असंगत हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा का कोई स्थान नहीं है इलायची के उत्पादन में, जबकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इलायची का काफी उत्पादन होता है। 62वें नंबर में पूछ लिया गया था दोस्तों, ये काफी बार रिपीट हुआ है, कई प्रश्न पत्रों में इस प्रश्न को पूछा गया, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो दोस्तों 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं। आपको गिनवा दें, गुजरात से स्टार्ट करिए, महाराष्ट्र पहुंचिए, फिर महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, केरला, फिर तमिलनाडु, फिर इसके बाद आप आइए आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक हो गया ना। सार गैसो समुद्र की विशेषता है, पूछा गया सार गैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो ये विशिष्ट समुद्री वनस्पति होती है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही है। अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय जल, ये गलत ऑप्शन है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व की धरोहर स्थल है?
तो बोलिविया का रेड लेगून, डोमिनिका की बॉयलिंग झील, चीन की फाइव फ्लावरन झील, क्रोएशिया की प्लिटविस झील। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन आपका सही है, क्रोएशिया की प्लिटविस झील जो है वो विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित है। 65वें प्रश्न में बात कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको दो फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा। आपको जो अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान का याद रख लीजिए, वर्तमान में दोस्तों केरल है। लेकिन जब ये प्रश्न 2014 का प्रश्न पत्र है ना दोस्तों, तो उस समय आपका जो है तमिलनाडु था पहले नंबर पे, लेकिन अब तमिलनाडु दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रहा है और केरल पहले नंबर पे आ गया है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो दोस्तों मुंबई में मीठी जो नदी है वो पोवई झील से निकलती है। सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही होगा। महात्मा गांधी की ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण किस देश की संसद चौक में किया गया था। दोस्तों 2000 ये आपका 15 करंट अफेयर से अरुण जेटली गए हुए थे ब्रिटेन में, उसी समय वहां के प्रधानमंत्री ने किया था। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ब्रिटेन में हुआ थे। ये वाला छोड़ रहे हैं 2015 में रैंकिंग में क्या है विश्वविद्यालय, अभी कोई मतलब नहीं इसका। ये भी उसी समय करंट अफेयर, लेकिन तो देखते हैं। नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया गया। तो दोस्तों नैना नाम का जो नया शहर है वो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के पास स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही आपको छांटना है, यहाँ लास्ट में देखा करिए सही है पूछ रहा है कि सही नहीं, तो यहाँ पर सही कदम छांटना है। आपके ऑप्शन है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। दूसरा है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। सी है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर ही विचार कर सकती है। डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो है आपका ए पार्ट की उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती है। ठीक, तो ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 140 प्रश्न पूछे जाते प्रश्न पत्र में 70 प्रश्नों को देख लिया है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बाकी बचे हुए 70 प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।